ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सो आज हम हीट वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फाइन। फिजिक्स बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें से एक पार्ट हीट एनर्जी से डील करता है। ओके और इसी के बेसिस पे आपका थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे चैप्टर्स हम इस सेक्शंस में कवर करने वाले हैं। आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। सो इसके पहले एक बात सुन लो, फिजिक्स 5 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज मैकेनिक्स, जिसमें आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्सेस ये सब स्टडी करते हो। अदर इज ऑप्टिक्स। ओके ऑप्टिक्स आप जानते हो, आपने पढ़ा है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ये सारी चीज़ें उसमें आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके आती है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये थर्ड पार्ट है फिजिक्स का। फोर्थ वाला पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन इन सभी का वर्क होता है, जिसमें आप न्यूक्लियर इनसाइड एटम की फिजिक्स पढ़ते हैं, क्या है वो सब, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, हीट वाला पार्ट। ओके तो इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आप वर्ल्ड में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, उसके सारी बेसिक्स इसी चैप्टर में है। ठीक है, जो भी बिजली हम पैदा करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो इसी चैप्टर के बेसिक्स और फंडामेंटल से डेवलप होती है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द कोर पार्ट है। ये सारी चीज़ें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे पढ़ोगे। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, पहले मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझे। सो बेसिकली ये हीट एनर्जी के बेसिक से हम आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स है, तो यहाँ से बेसिक समझ के आपको वो सब भी आ जाएगा अच्छे से। सो थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में आती है। ये सब प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आगे जाके कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। ओके सो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर हम देखने वाले हैं कि लेट्स से मैंने आपको पानी दिया। ओके सो लेट्स से आई गिव यू, मैंने आपको 2 लीटर पानी दिया और मैंने कहा उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, लेट्स से पानी था 25 डिग्री सेल्सियस पे, और मैं कह रहा हूँ कि अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाना है, मुझे बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेके जाना है, बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना है। ओके तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी आपको, राइट, आप गैस चालू करेंगे, फाइन, तो आप कितनी हीट देंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फाइन। सो इसी चैप्टर में आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी चीज़ को टेम्परेचर कम करने में कितना टाइम लगता है। वो सब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में आएगा। लेट्स से कोई चीज़ 100 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। ओके तो उसको कुछ टाइम लगा होगा, तो विल ऑल्सो लर्न टू कैलकुलेट दोज टाइम्स। ओके तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे, हीट एनर्जी क्या होती है। ओके सो कोई भी चीज़ जो थोड़ी गर्म होती है, या फिर गर्म नहीं भी है, ठंडी भी चीज़ है, हर चीज़ के पास अपनी एक हीट एनर्जी होती है। हमारी बॉडी में भी हीट एनर्जी होती है, और हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली हीट एनर्जी निकालती रहती है। जहाँ तक मैंने पढ़ा था, हमारी बॉडी 92 जूल्स पर सेकेंड, मतलब 92 वॉट की, 92 पावर की हीट एनर्जी हमेशा अपने बॉडी से निकालती रहती है। सो हीट एनर्जी होती क्या है बेसिकली। बेसिकली जब कभी भी हीट का ट्रांसफ़र होता है, वेन एवर हीट इज ट्रांसफ़र, इसको ध्यान रखो। सो वेन एवर हीट इज ट्रांसफर्ड, कभी भी जब हीट ट्रांसफ़र होगी, लेट्स से कि मैंने एक चाय रखी है, चाय का कप रखा है मैंने। ओके इसमें चाय है, गर्म है, और रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और चाय का टेम्परेचर लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट विल हैपन, हीट विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टी, फ्रॉम दिस कप ऑफ टी टू द रूम, है ना। तो हीट एनर्जी को हम तभी हम कहते हैं जब कभी भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है तो। फाइन, हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे पास एक चाय का कप है जो 60 डिग्री सेल्सियस पे है फॉर एग्जाम्पल, चलो बताओ इसमें कितनी हीट एनर्जी है। ओके ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। ओके हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट खाली तब आता है जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसको ध्यान रखना। ओके सो कभी भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर, हीट लॉस हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हीट गेन कर रहा है, या उसमें से हीट निकल रही है, ओनली देन हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आता है। ओके ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ दे कि भाई अगर मेरे पास एक चाय है, उसका टेम्परेचर इतना है, बताओ उसमें कितनी हीट एनर्जी है, सो दैट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। फाइन। सो हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के वक्त काम आता है। तो इस चैप्टर के बेसिक्स पे आते हैं हम। यस सो इसी के कॉन्सेप्ट से हम आगे अब देखेंगे कि लेट्स से आपको मैंने जैसे बताया कि आपके पास पानी दिया है मैंने, जो पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। अब कोई पूछ दे कि बताओ इसको आपको जब गर्म करोगे, तो इसमें कुछ आप हीट एनर्जी दोगे, राइट, यू आर ट्रांसफरिंग हीट, राइट, आपके गैस से आप इसके अंदर हीट ट्रांसफर कर रहे हो, राइट, 25 डिग्री पे और 100 डिग्री पे यू आर ट्रांसफरिंग हीट। सो आपने इसको कितनी हीट एनर्जी दी, तो वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करना इस चैप्टर में सीखेंगे बहुत अच्छे से। सो अब देखो धीरे धीरे मैं इसका डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड करता हूँ। तो इस चीज़ को सोचो कि सबसे पहले लेट्स से
हमारे पास दो ऐसे पानी के पतीले हैं, है ना, वी हैव टू पानी के पतीले। सो एक में 1 लीटर पानी है, इन वन वी हैव 1 लीटर ऑफ वाटर, और दूसरे वाले में वी हैव 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ओके, वी हैव 2 लीटर्स ऑफ वाटर। सो अगर दोनों लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस पे फॉर एग्जाम्पल, और दोनों का टेम्परेचर मुझे 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 100 तक लेके जाना है, आई वांट टू टेक बोथ ऑफ देम टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ क्वेश्चन इज, किस में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी? ओके, सो यू नो वाटर है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी है, ज़्यादा अमाउंट है, सो यू विल हैव टू अप्लाई, यू विल हैव टू प्रोवाइड मोर हीट टू दिस। ओके, अच्छा, हीट एनर्जी के सिंबल जो आपने हीट ट्रांसफर की उसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। डेल्टा क्यू मीन्स द हीट दैट यू आर गिविंग। ओके, तो आप कितनी हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो डिपेंड करता है आपके मास के ऊपर। पहली चीज, जो पहला जो फैक्टर हो गया वो मास हो जाता है। जाहिर सी बात है, 1 लीटर ऑफ वाटर और 2 लीटर ऑफ वाटर, दोनों में 2 लीटर ऑफ वाटर का मास ज़्यादा होगा। फाइन, सो पहली चीज़ तो ये होगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास कितना मास का ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है। अगर ज़्यादा मास होगा तो उसको टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, एनर्जी उसके सारे मॉलिक्यूल्स में, इट हैज़ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और आप जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि हीट जब आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस टूटती हैं, है ना, उनके मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ता है। ठीक है, सो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए होगी, बिकॉज देर आर मोर फोर्सेज डेट यू हैव टू ब्रेक। तो पहले फैक्टर जो हो गया वो मास का है। अब पानी में मास कैसे आए, बोलोगे सर ये तो लीटर में, इसका मास का क्या लेना देना है? सो बेसिकली यहाँ पर फिर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 kg/लीटर। ध्यान रखो इस चीज़ को, है ना, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg/लीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो उसका मास होगा 1 kg। हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन एक सिंपल यूनिट है जिससे हम समझ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पानी हमेशा आपके पास जितना भी लीटर होगा उतना ही केजी भी होगा। फाइन, सो लेट्स से आपके पास 5 लीटर पानी है, उसका मास भी 5 किलो होगा। लेकिन हर सब्सटेंस का ऐसा नहीं है, किसी सब्सटेंस का डेंसिटी हो सकता है, जैसे हर्शी सिरप, एक सिरप होता है जो चॉकलेट सिरप होता है, जिससे वो लोग चॉकलेट मिल्क शेक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, घर पे भी होगा। उसकी डेंसिटी अगर आप पीछे देखोगे तो लिखा होगा 1.3 kg/लीटर। तो मतलब अगर आप 1 लीटर हर्शी सिरप लेके आते हो तो उसका मास होगा 1.3 kg। तो इसको ध्यान रखना। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हम मास ले रहे हैं, वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं। ओके, वाई वी आर टेकिंग मास, दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन। बिकॉज आप खुद सोचो, अगर मैंने, हाँ जस्ट गिव मी सेकंड, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ सब चीज़ों को। सो वॉल्यूम इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, रीजन बीइंग यू कैन थिंक लाइक दिस। सो सपोज मेरे पास 1 लीटर पानी है ना, और 1 लीटर हनी है। ओके, दोनों की वॉल्यूम सेम है, लेकिन आप जानते हो कि जो हनी है, हनी ज़्यादा मोटी होती है कंपेयर टू वाटर, है ना। अब लेट से दोनों का टेम्परेचर सेम है 25 डिग्री सेल्सियस, और दोनों का टेम्परेचर मुझे 100 तक लेके जाना है। तो आपका दिमाग खुद समझ जाएगा इस चीज़ को कि हनी में आपको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा क्यू ऑफ हनी। अच्छा, इसको डेल्टा क्यू क्यों लिख रहा हूँ वो भी समझाऊंगा मैं। क्यू मीन्स एनर्जी, हीट एनर्जी, डेल्टा मीन्स चेंज इन हीट एनर्जी, वो मैं समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट। लेकिन फिलहाल इसको बस समझ के रखो जो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं। ओके, सो हनी के लिए जो आप हीट एनर्जी देंगे इट विल बी मोर देन हीट एनर्जी ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर टू रेज इट टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ आती है। सो रीजन बीइंग बिकॉज आप जानते हो हनी ज़्यादा थिक होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ वन थिंग। सो तो पहली चीज़ तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में हम बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम हो सकता है, दे बोथ हैव सेम वॉल्यूम विच इज़ 1 लीटर। ओके, बट देयर मासेस विल बी डिफरेंट, दे विल हैव डिफरेंट मासेस। सो वाटर का लेट से वाटर का पर लीटर के लिए यू गेट 1.1 kg। फाइन, मे बी हनी के लिए हो सकता है इट विल बी 1.3 और 1.4। क्या हनी हर्शी सिरप से ज़्यादा मोटा होता है? होता है, ठीक है। इन दैट वे यू कैन गेस what will happen. So this is one concept students that I want you to understand. Hope it is clear. So that is why we say जो भी हीट एनर्जी आप देने वाले हैं किसी भी चीज़ का टेम्परेचर रेस करने के लिए, it is directly proportional to the mass. Hope it is clear. Why mass is there? We are not talking about volume, we are talking about mass. Okay. सेकेंड फैक्टर है जो बहुत ही कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच विल बी रिक्वायर्ड will also be dependent on how much temperature you are increasing.
डेल्टा क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा मीन्स चेंज, टी मीन्स टेम्परेचर, मतलब आपने टेम्परेचर में कितना चेंज लाया। तो इसको भी आप आराम से समझ सकते हो। सो लेट्स से आई हैव, मेरे पास पानी है सेम वॉल्यूम का, सेम मास का। सो दोनों पतीलों में मेरे पास 2-2 लीटर पानी है और 2 किलो पानी है ना। नाउ अब मैंने क्या किया, दोनों लेट से 20 डिग्री सेल्सियस पे थे। एक का टेम्परेचर मैंने 20 से 25 किया, दूसरे का मैंने 20 से 30 कर दिया। सो यू नो इन दिस केस आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज व्हाई दिस थिंग इज दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू सप्लाई इज डिपेंडिंग अपॉन दी कितना टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब इन दोनों कंबाइन करके हम लिख देंगे डेल्टा क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो इस सिंबल को, ये जो आपका प्रोपोर्शनल सिंबल है, इसको हटाने के लिए हम लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है, दैट इज एम एस डेल्टा टी। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो किसी भी चीज़ को कितनी हीट एनर्जी आपने दी, वो अगर आपको फाइंड आउट करनी है, सो वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर दैट। ओके, उस चीज़ का मास, उस चीज़ का टेम्परेचर कितना बढ़ाया, एंड एस, वेयर एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रिमेंबर दिस, शायद यहाँ पर मेरा वीडियो आ जाएगा। ओके, सो डेल्टा क्यू इज एम एस। नोट्स लेते रहो, हाँ, खाली ऐसे सुनते मत रहो, प्रवचन नहीं दे रहा हूँ मैं। ओके, सो एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसका यूनिट क्या होगा, पहले यूनिट हम देख लेते हैं। सो डेल्टा क्यू आपकी एनर्जी है, राइट, तो उसका यूनिट होगा जूल्स, करेक्ट। एम आपका मास है, तो मास का यूनिट होगा केजी। एस का लेट से वी डोंट नो। टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम केल्विन में लेते हैं बिकॉज केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो ये हम केल्विन, अच्छा केल्विन पता है आई होप आप सभी को। सो व्हाट इज केल्विन, सो बेसिकली क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज नॉट डिग्री सेल्सियस, इट इज केल्विन। इसको ध्यान रखना। फिलहाल रिलेशन क्या है दोनों में, सो हम इस तरीके से कहते हैं कि 1 केल्विन, सो सर टेम्परेचर मिनिमम केल्विन जो टेम्परेचर का होगा 0 केल्विन। केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ध्यान रखो। ओके, मिनिमम टेम्परेचर जो केल्विन में आप होगा वो 0 केल्विन होगा, डेट इज -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो अगर आपको लेट से कोई भी वैल्यू दिया मैंने, लेट से आई हैव गिवन यू वैल्यू इन 20 डिग्री सेल्सियस एंड आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to add 273 का फैक्टर। ओके, so 273 plus that 20 degree Celsius, this will give you temperature in Kelvin, remember this, so this will be 293 Kelvin। तो कभी आपको टेम्परेचर दे, लेट से कोई कह दे कि 20 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, व्हाट यू डू, यू ऐड 273 टू इट। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पर केल्विन रख रहे हैं, आप डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हो। वाई, बिकॉज यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज होने का मतलब क्या हो गया, आई विल कम टू डेट लेटर। फिलहाल इसको समझ लो, फिर इस पार्ट को बताता, चलो अभी बता देता हूँ, बाद में क्या बताना। सो इसको ध्यान से लिखना। सो बेसिकली डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। लेट्स से किसी चीज़ का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना आया। सो इफ यू सी 30 - 25, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर केल्विन में करोगे तो कितना आएगा, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब 20/30 डिग्री को केल्विन में करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस विल बी 273 + 30, दिस विल गिव यू 303 केल्विन। ओके, सो चेंज इन टेम्परेचर भी 303 केल्विन, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 का, इसमें से 5 माइनस कर दोगे तो 298 आ जाएगा। ठीक है, तो भले आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में डालो चाहे केल्विन में डालो, योर डिफरेंस विल ऑलवेज कम आउट टू बी सेम, विच इज यहाँ पर भी देखो 5 केल्विन का है। ओके, सो इसीलिए कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पर टेम्परेचर जो डेल्टा टी होगा उसका यूनिट केल्विन में लिखा होगा, कहीं कहीं डिग्री सेल्सियस में भी लिखा होगा, बोथ आर करेक्ट। ओके, और वाई दे आर करेक्ट, द रीजन इज दिस, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। सो फिलहाल हम केल्विन से आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप इसको रीअरेंज कर देंगे, सो इसको एक बार मैं इरेज कर दूँ, इरेज करने में थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट टाइम लगाता है, वी नीड अ बेटर इरेजर, फाइन। सो एक तो ये हो गया, तो आपकी यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो इट विल बी जूल पर केजी पर केल्विन,
that is its specific heat capacity. Fine. So this is one thing. So the unit of specific capacity जूल पर केजी पर केल्विन. अब इसका मतलब क्या हो गया, अब हम मतलब देखते हैं. So unit is जूल पर केजी पर केल्विन. और मैं बेटर तरीके से अगर लिखूं, if I write it properly, as a unit is, just give me a second. So unit of specific heat capacities unit, okay, which is S. Unit is जूल पर केजी पर केल्विन. अब इसका मतलब क्या हुआ, ओके. सो आई विल कम टू द स्लाइड. सो जस्ट सी दिस. अलग अलग चीज़ों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर लिखी हुई है, ओके. तो लेट्स से हम वाटर को देखते हैं, मोस्ट फेमस. ओके, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो कितनी है, 4180 जूल्स पर केजी केल्विन. ओके, दिस इज ओके. तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स, इसका मीनिंग देखो बहुत अच्छा है. इट मीन्स अगर आपके पास पर केजी है, देखो पढ़ते कैसे, जूल पर केजी पर केल्विन. पर केजी मतलब कि हर एक केजी के लिए, और पर केल्विन के लिए मतलब कि पर हर एक चेंज इन केल्विन के लिए. ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर मेरे पास समझ लीजिए पानी है, मेरे पास 1 किलो पानी है, 1 किलो, देखो वन केजी मतलब पर केजी. ठीक है, आई हैव 1 kg ऑफ वाटर एंड इसका टेम्परेचर लेट से मुझे इंक्रीज करना है 1 केल्विन से. 1 केल्विन मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है. तो मुझे कितनी हीट एनर्जी इसको देनी पड़ेगी? दिस इज दिस वैल्यू. ओके, सो इसका टेम्परेचर 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? सो दैट हीट एनर्जी इज 4180 joules. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इट हेल्प्स यू टू नो कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर आपके पास उसका 1 kg ऑफ सब्सटेंस है एंड आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी. तो इसको लिख लो अच्छे से. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ओके, अमाउंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से लिखना. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg of substance by 1 केल्विन. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. सो अगर आप इसको टेबल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत मस्त मस्त चीज़ों के दिए हुए हैं. सो लेट्स से सी वाटर को देख लीजिए. एक तो नॉर्मल हमारा पीने वाला पानी है, और एक सी वाटर. लेट्स से आप दोनों को लेके आए और आपने दोनों का टेम्परेचर सोचा कि चलो 1 डिग्री से इंक्रीज करेंगे. तो सी वाटर के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, हाँ सॉरी, कम हीट देनी पड़ेगी. सी वाटर जल्दी गर्म हो जाएगा. ओके, सो इट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. दैट इज वन थिंग. अच्छा, मेटल्स को देख लो. मेटल्स और कम टाइम लेते हैं. मेटल्स में कैसा है, आयन को देख लो. आयन को एफ कहते हैं ना. आयन इज लोहा, जिसको हिंदी में हम लोहा कहते हैं. सो आयन को अगर आप देखेंगे, इट इज 483 जूल पर केजी पर केल्विन. सो आयन क्या है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना ज़्यादा आसान है. ठीक है, बेसिकली दिस टेस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हेल्प्स यू टू नो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी. ओके, तो कम हीट देनी पड़ रही है मतलब बहुत आसान है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना. ओके, और ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, इट मीन्स कि उस चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है. तो यही चीज़ है. सो आप देख सकते हैं कि कॉपर का देख लो, जिंक, लेड देखो, लेड जो है हमारा है, मरकुरी देखो. ठीक है, तो इन चीज़, अच्छा देखो मरकुरी, इसीलिए मरकुरी थर्मोमीटर में हम यूज़ करते हैं बिकॉज दो प्रॉपर्टी, एक तो मेटल है वो, ठीक है, और मेटल होने के साथ साथ क्या प्रॉपर्टी, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है. तो जैसे आपके बॉडी में डॉक्टर लगाते हैं मरकुरी थर्मोमीटर लगाते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है, बॉडी के टेम्परेचर की वजह से मरकुरी एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई, उसका उसका थोड़ा सा भी टेम्परेचर हीट देने में उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट मरकुरी अपना एक्सपांशन करना स्टार्ट कर देता है. सो बेसिकली चीज़ों का टेम्परेचर हीट बढ़ती है तो दे एक्सपांड. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट विल स्टडी इन फ्यूचर. सो इस तरीके से ओवरऑल है. सवाल है कि सर लेड को क्यों नहीं यूज़ करते थर्मोमीटर में, बिकॉज लेड इज नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मरकुरी की खासियत ये है, इट इज़ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बाकी सारे मेटल दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. फाइन स्टूडेंट्स, होप इट इज क्लियर. सो दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो सही बात है.
सो लेट्स से मेरे पास क्या बोलते हैं कि मेरे पास दो पतीले हैं, दोनों में 1 kg ऑफ वाटर है। ओके, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है बिकॉज दे बोथ आर वाटर। एक का टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री से राइज किया मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान रखना, और दूसरे का टेम्परेचर मैंने 2 डिग्री से राइज किया। तो जाहिर सी बात है, जिसको ज़्यादा आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ओके, तो इसको डबल हीट देनी पड़ेगी कंपेयर टू इसके केस में। तो फर्स्ट केस में आप खाली कितनी हीट देंगे, 4180 जूल्स, और सेकेंड केस में आप इसको डबल देंगे which will be 8360 joules. Hope it is clear beta. So this is one concept that we had to see. So ये concept है। so अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, so वही ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं कि लेट्स से वाटर लिया हमने और केरोसिन ले ली, है ना, वो दोनों लिक्विड है और दोनों का टेम्परेचर हमको राइज करना है, तो बताओ आपको कितनी हीट लगेगी। so that is one of the basic thing that they will ask you. Hope it is clear. So this is one important formula. What is the formula? That heat energy required is ms delta T. Okay, heat energy required to raise the temperature is given by ms delta T. Okay, now question is कि सर इसको डेल्टा क्यू क्यों लिखते हो आप, ठीक है, why you are writing it as delta Q. so basically क्या होता है, so let's say so डेल्टा क्यू हम इसलिए लिखते हैं, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, सो और 25 से आप 100 डिग्री पे लेके जा रहे हैं, फाइन। सो 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो फिलहाल इसके पास खुद कुछ हीट है, ओके, जो ये सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता होगा, फाइन। सो इट इटसेल्फ, लेट्स से इस टाइम पे इसके पास कुछ हीट एनर्जी है जो सराउंडिंग के साथ ही एक्सचेंज कर रहा है, वो है 2000 जूल्स की, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ वेरी बैड एग्जांपल बट स्टिल। जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रेज कर दिया, नाउ इट इज एबल टू एक्सचेंज हीट ऑफ लेट्स से 36,000। ओके, सो द क्वेश्चन इज आपने हीट कितनी दी, आपने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दिया, राइट, क्योंकि पहले से उसके पास कुछ इनिशियल वैल्यू थी। ओके, व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इज जस्ट दिस मच। ओके, सो दिस इज वन थिंग, इसको ध्यान रखना। सो दैट इज व्हाई वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू। तो फिलहाल आप उसको एज अ हीट एनर्जी ही ध्यान रख सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, अगेन ध्यान रखना, हीट एनर्जी हम खाली तब कहते हैं जब हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने फायर से, आग से पानी के उसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, देखते ही हो गया। सो दिस इज एम एस डेल्टा टी। ये बातें हो गई लिक्विड और सॉलिड के लिए, ध्यान रखना, दिस इज फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। अगर गैस हुआ तब, ओके, जब गैस होता है तब यही फॉर्मूला रहता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, डेल्टा क्यू इज एम सी डेल्टा टी। कुछ टेक्स्ट बुक इस एस की जगह पे सी ही यूज करते हैं फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, आईबी बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एस की जगह पे सी यूज होता है। ओके, लेकिन बाकी सब जगह वी यूज एम सी डेल्टा। आई थिंक सीबीएसई भी एस की जगह पे सी यूज करता है, लेकिन एस सी और बुक ऐसे यूज करती है, तो इसलिए मैं अलग अलग यूज कर रहा हूँ। सो सी इज, अब यहाँ पर सी क्या है, सब चीजें सेम है, मास एम इज द मास ऑफ, अच्छा सॉरी, फिर यहाँ पर एक और चेंज आता है, यहाँ पर एन हो जाता है, एन सी डेल्टा टी हो जाता है, यस, एन सी डेल्टा टी फॉर गैसेस। ओके, ऐसा क्यों, सो एन इज द नंबर ऑफ मोल, number of mole of gases, number of moles of a gas that you have taken. Okay, delta T is that आपने गैस का कितना टेम्परेचर बढ़ाया, ओके, टेम्परेचर रेस्ट। और C क्या है, C इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको ध्यान रखना। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कि वही है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ओके, ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। दिस इज वाई दिस, ओके, क्योंकि गैसेस में हम केजी में बात नहीं करते, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल। ओके, तो यहाँ पर सी का यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी, इट इज जूल्स पर मोल पर केल्विन। ओके, यहाँ पर हम मास के बारे में बात नहीं करते, मास को हम मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डेट इज द थिंग। ओके, सो लेकिन डेल्टा क्यू विल बी जूल्स ओनली, ओके, दिट इज हीट इन बोथ द केसेस। तो ये था बेटा, सो आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो ये इस चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल था।
आने वाली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स रोल अपना प्ले करेंगे। फाइन, फेमस न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ देख लेंगे। तो इसमें क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे? सो लेट्स से मेरे पास एक पानी की बड़ी सी टब है, उसमें पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड उसमें मैंने एक आयन डाल दिया, आयन का एक बॉल डाल दिया है ना, जिसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ द क्वेश्चन इज आयन बॉल का टेम्परेचर कितना राइज होगा, ओके, और वाटर का टेम्परेचर कितना कम होगा। देयर इज अ हीट ट्रांसफर, ओके, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक्चुअली हीट ट्रांसफर दोनों तरफ होता है, but we will come to that in the next class. So hope you enjoyed the class, hope you understood the class. So with this I end the class. In the next class we will see numericals, famous numericals that will help you to understand the concept. Okay, so thank you so much for coming for the class. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना अगर आपको पसंद आया तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास।